हाय गाइस, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आज आपको 2019 का अति लघुत्तरी प्रश्न कराने चल रहा हूँ। अति लघुत्तरी प्रश्न में का पहला क्वेश्चन होगा और वैसे टोटल का 16वां क्वेश्चन बनेगा। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। कब? 1527 में मुगल सम्राट बाबर तथा मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सागा के मध्य लड़ा गया। कहने का मतलब खानवा का युद्ध बाबर और राणा सागा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सागर बाबर के हाथों पराजित हो गया। कहने का मतलब इस युद्ध में राणा सागर बाबर के हाथों पराजित हो गया, मतलब राणा सागर हार गया, बाबर क्या हो गया? जीत गया। खानवा राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले का एक गांव है। ठीक है साथी। पानीपत का प्रथम युद्ध इसी में था। पानीपत का प्रथम युद्ध लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के मध्य 1526 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी की क्या हुई? पराजय हुई। तुजुक ए बाबरी नामक पुस्तक जिसे बाबर द्वारा लिखा गया, उसके आत्मकथा के रूप में क्या है? यह लिखी गई तुजुक ए बाबरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो मराठा राष्ट्र के निर्माता तथा शाहजी के दूसरे शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में वर्ष 1674 कब? वर्ष 1674 में किया गया। उनका जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर के पहाड़ी किले में हुआ था। उन्होंने 1656 में तोरण किले पर कब्जा किया। 1656 ईस्वी में तोरण किले पर क्या किया? कब्जा किया तथा 1674 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के पश्चात छत्रपति की उपाधि धारण की। उनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में 53 वर्ष की आयु में हो गई थी। किसकी? शिवाजी की। चलिए अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई थी? तो भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली की सत्ता पर आसीन थे। दिल्ली की सत्ता पर क्या थे? आसीन थे, जिनकी मृत्यु म्यांमार मतलब बर्मा के रंगून जेल में कैद के दौरान हो गई थी। हमारा है, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई दो कारण लिखिए। भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कारण क्या थे? पारस्परिक व्यवहारिक या व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मक रूप से जो संघर्ष किए थे, यहाँ पहला था। दूसरा था राजनीतिक महत्वाकांक्षी, ठीक है, या महत्वाकांक्षा। तो ऐसे महत्वाकांक्षी होगा जो राजनीतिक तौर से महत्वाकांक्षी थे। यहाँ दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट है फ्रांस तथा इंग्लैंड के मध्य औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था शुरू की। इस प्रणाली के तहत बंगाल की शान को निजामत और दीवानी में विभाजित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन 21, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन था? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। लेकिन यह हरित क्रांति भारत में कब शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत 1966 में। कब? 1966 में कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में हुआ। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है, जबकि
वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन? नॉर्मन बोरलॉग। मतलब विश्व के स्तर पर विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। उन्हें इस कार्य के लिए 1970 में शांति नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। किसको? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। स्थल मार्ग के किन्हीं दो साधनों के नाम बताइए। स्थल मार्ग के दो साधन क्या क्या हैं? एक है सड़क, दूसरा है रेल परिवहन, तीसरा है पाइपलाइन। सड़क पे क्या क्या चलती है? कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, साइकिल आदि सड़क परिवहन के साधन हैं। रेल परिवहन में ट्रेन, मेट्रो आदि रेल परिवहन के साधन हैं। पाइपलाइन में मुख्य रूप से तेल, प्राकृतिक गैस और पानी जैसे तरल पदार्थ और गैसों के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की सतह पर नाभिकीय संलयन की क्रिया के उपरांत मुक्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का उपयोग पृथ्वी पर वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग करती हैं तथा कृत्रिम रूप से सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके सोलर सेल में संग्रहित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार होते हैं? मजबूती के आधार पर लोहे का प्रकार ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात। इसमें कार्बन की मात्रा 2.2 से लेकर के 4.5 तक होती है। ठीक है, ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा कहने का मतलब 2.25 से 4.5 के आसपास या ढलवा लोहा में कार्बन की परसेंटेज पाया जाता है। यह क्षण भंगुर प्रकृति का होता है। पिटवा लोहा, इसमें कार्बन की मात्रा 0.1 से 0.25% होती है। आघात करने पर यह फैलता है। मतलब इस लोहे पर, पिटवा लोहे पर जैसे आप इसको पीटेंगे तो वह क्या होगा? फैलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, किसी लोहार के यहाँ आप अगर किसी औजार को ले जाते हैं, पिटवाते हैं, धार बनवाते हैं, तो जैसे लोहार उसको हथौड़ी से पीटता है तो वह क्या होता है? फैल जाता है। उसी को बोलते हैं आघात करना, बार बार चोट पहुंचाना। ठीक, अगला है इस्पात। इसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से लेकर के 2% होती है। यह आघात वर्धनी तथा भंगुर होता है। यह दोनों लचीला होता है और नष्ट भी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस में है? अफ्रीका महाद्वीप में। यह दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में स्थित इस मरुस्थल का क्षेत्र लगभग 3.5 मिलियन वर्ग मील है, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल उष्ण थार का मरुस्थल है। उष्ण मतलब गर्म, थार का मरुस्थल है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन, व्यापार के द्वारा वस्तुओं को एक दूसरे से बेचना क्या कहलाता है? तो व्यापार के द्वारा वस्तुओं को एक दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है भैया? तो व्यापार के द्वारा एक देश से देश में उत्पादित वस्तुएं किसी दूसरे देश में उसकी मांग के आधार पर बेचना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। इस प्रक्रिया में बेचने वाला देश निर्यातक, जबकि वस्तु को खरीदने वाला देश आयात कहलाता है। जैसे भारत खाद्यान्न का निर्यातक देश है, जबकि आयुष सामग्रियों का आयातक देश है। ठीक, अगला क्वेश्चन, समवर्ती सूची के विषय पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है? समवर्ती सूची भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में सम्मिलित संघ, राज्य और समवर्ती सूची में 1 है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ में 100, राज्य में 61, समवर्ती में 52 विषय। ठीक, शामिल है। केंद्र सरकार के द्वारा संघ सूची के समवर्ती सूची के तथा
संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है, जबकि राज्य सरकार राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची के विषयों पर बनाए कानून में केंद्र सरकार के कानूनों को प्राथमिकता मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? केंद्र सरकार में राज्यसभा भारत के द्विसदनीय संसद का एक ऊपरी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन, इसका विघटन नहीं होता है। मैंने आपको इसको पहले बताया, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, वही चीज़ पुनः रिपीट हो गया है। तो राज्यसभा 1/3 सदस्य 1/3 दूसरे वर्ष के चक्रीय रूप में सेवानिवृत्त या अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 1971 की जनसंख्या परिसीमन के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? भारतीय संसद द्विसदनीय है। भारतीय संसद क्या है? 2 सदनीय है, जिसमें उच्च सदन तथा निम्न सदन, उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। भारतीय संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आज लघुत्तरी का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ। भारत में प्रथम पंचवर्षीय का प्रारंभ 1951 में हुआ था, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर क्या है? आधारित थे। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महाल लोबिस पद्धति पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस पद्धति पर आधारित थी। अत लघुत्तरी के सभी क्वेश्चन आज यहीं पर समाप्त होते हैं। आज की क्लास में यहीं तक। साथी, आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए। एक एक क्वेश्चन मैं आपको समय के पहले, परीक्षा से पहले सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा, हर सब्जेक्ट का। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।